नमस्कार दोस्तों, जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से कुछ सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से, सरकार के नेता मंत्री प्रवक्ताओं की तरफ से और सरकार समर्थक मीडिया की तरफ से, सरकार समर्थक बुद्धिजीवियों की तरफ से, सरकार के लिए चापलूसी करने वाले या सरकार के लिए सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने वाले तमाम ट्रोल्स की तरफ से। ये सवाल क्या है? सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये किसानों का आंदोलन है, अगर ये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन है, तो ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में ज्यादा क्यों? इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा क्यों? ये आंदोलन यूपी और बिहार में उतना क्यों नहीं? इस आंदोलन में देश के बाकी हिस्सों के किसान क्यों नहीं? और एक सवाल जो बार बार कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संसद से लेकर अपनी सभाओं में, मन की बात से लेकर सदन की बात तक में जब बार बार ये कह चुके हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो फिर किसानों को उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता? ये वो सवाल हैं जो सवाल इस आंदोलन को खारिज करने के लिए, इन किसानों की मांग को खारिज करने के लिए, इन किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को डिस्क्रेडिट करने के लिए, या इनकी तादाद को कम बताने के लिए, या देश के बहुत चंद मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन साबित करने के लिए यह सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब मैं कुछ देने की कोशिश करता हूं, आंकड़ों के संदर्भ में, आंकड़ों के मद्देनजर आप समझने की कोशिश करें। हालांकि कई वीडियो में मैंने पहले भी समझाया और बताया है, लेकिन आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे एक खबर दिखी और यह खबर बहुत जरूरी है, इससे आप समझ पाएंगे। खबर लिखी है अतुल ठाकुर, टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता हैं, उन्होंने लिखी है। उस खबर में कुछ आंकड़े दिए गए। हालांकि ये आंकड़े बीच बीच में कई बार आए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में मैंने भी बताया है, लेकिन आज मुझे लगा कि एक बार फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के हवाले और कुछ अतिरिक्त जानकारियों के साथ मैं इन आंकड़ों के हवाले से आपको समझाऊं और बताऊं कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे अधिक आंदोलित हैं या उनकी तादाद ज्यादा दिख रही है, उसकी क्या वजह है, और एमएसपी को लेकर अगर डर है तो क्या वजह है, और प्रधानमंत्री के कहे पर भरोसा नहीं है तो उसकी क्या वजह है। इसको समझिए, आप गौर से सुनिए और समझिए। अगले 10 से 12 मिनट में आप समझ पाएंगे कि किसानों का डर क्या है, सरकार का झूठ क्या है, और सरकार जो वादे और दावे करती है उसकी असलियत क्या है। सबसे पहली बात इन्हीं आंकड़ों से शुरू करता हूं और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज से करीब करीब 4 साल पहले, ठीक 4 साल पहले 2016 में फरवरी में बरेली की एक सभा में बड़ा वादा किया था। वादा कहे, दावा कहे, उन्होंने कहा था कि 2022 में जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब तक किसानों की आय 2 गुनी हो चुकी होगी। उस वादे और दावे के जो बरेली में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फरवरी में किया गया था, उसके भी 4 साल पूरे हो गए और किसानों का क्या हाल है आप देख पा रहे हैं। लेकिन आते हैं दोस्तों आंकड़ों के संदर्भ में एमएसपी को समझने के लिए और क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से कुछ जानकारी दी है, समझिए गौर से। 2014-15 से 2019-20 के बीच पंजाब में 1,69,00,000 टन गेहूं की पैदावार हुई। 169 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई पंजाब में 2014-15 से 2019-20 के बीच, जिसका 69% एमएसपी पर खरीदा गया। एमएसपी पर सरकार खरीदती है, एफसीआई के गोदामों में अनाज भरा जाता है जिसका इस्तेमाल पीडीएस में और सरकारी आपूर्ति में किया जाता है। 69% पंजाब की पैदावार जो गेहूं की हुई उसकी 69% उसका खरीदा सरकार ने, सरकारी खरीद हुई एमएसपी के तहत पंजाब के किसानों की, यानी 117 लाख टन, यानी 1,17,00,000 टन माफ करें एमएसपी पर खरीद हुई। हरियाणा में इसी अवधि में गेहूं का उत्पादन हुआ 1,14,00,000 टन, जिसमें 66.5%, 66.5% एमएसपी पर खरीदा गया और एपीएमसी मंडियों के जरिए खरीदा जाता है, जिसको लेकर किसान अभी डरे हुए हैं। उनकी आशंका है कि समानांतर जब निजी मंडियां होगी तो एपीएमसी जो सरकारी मंडियां हैं उनकी वहां जो खरीद होती है, खरीद की जो गारंटी है उसको चुनौती मिलेगी और प्रतियोगिता में उनका नुकसान होगा। खैर 76 लाख टन एमएसपी पर गेहूं की खरीद हुई हरियाणा से।
अब इससे अंदाजा लगाइए कि 66% गेहूं कुल उत्पादन का हरियाणा में खरीदा गया, सरकारी खरीद, और 69% 69% पंजाब का। अब गेहूं उत्पादक बाकी राज्यों की बात करें। एमपी ने, मध्य प्रदेश ने कुल उत्पादन किया 175 लाख मीट्रिक टन, माफ करें 175 लाख टन, यानी 1,75,00,000 टन। लेकिन एमएसपी पर खरीद हुई 37%, यानी 65 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई एमपी में। अब इससे फर्क आप देखेंगे, पता चलेगा कि पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद हमेशा से दूसरे राज्यों के तुलना में बहुत ज्यादा होती रही है। अब यहां फर्क आपको दिखा एमपी का। अब यूपी की बात करें। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी है, और यही सवाल उठता है कि यूपी में आंदोलन उस तरह से क्यों नहीं है जैसे पंजाब में है या जैसे हरियाणा में है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान बैठे हैं। अब यूपी की बात करें, सबसे बड़ा सूबा है, योगी आदित्यनाथ का सूबा है। 292 लाख टन, यानी 2,92,00,000 टन गेहूं का उत्पादन हुआ इसी अवधि में, 2014-15 से 2019-20 तक गेहूं का उत्पादन हुआ यूपी में। लेकिन खरीद हुई सिर्फ 27 लाख टन, यानी लगभग 10%। तो यूपी के लोगों का, यूपी के किसानों ने जो गेहूं का उत्पादन किया 5 सालों में, उसमें सिर्फ 10% उनके गेहूं की खरीद सरकारी खरीद हुई, मतलब एमएसपी पर हुई, जिसकी कीमत 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। यह कीमत सरकार तय करती है, उस पर आगे बात करते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 98 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जिसमें सिर्फ 14 लाख टन गेहूं की खरीद हुई एमएसपी पर। प्राइवेट में ये किसान 1100 में बेचते हैं, 1200 में बेचते हैं, 1300 में बेचते हैं, 1400 में बेचते हैं, कहीं और कम में बेचते होंगे, पता नहीं, अलग अलग उनके आंकड़े हैं। जहां जिसको जिस मंडी में जैसे भाव मिलता है, बाजार में, खुले बाजार में वो बेचता है, अगर उसकी खरीद, सरकारी खरीद एमएसपी पर जो 1975 है वो नहीं होती है तो राजस्थान में लगभग 14%। अब इससे समझिए कि सिर्फ 14% किसान अपनी फसल एमएसपी पर राजस्थान में बेच पाए। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में 28 लाख टन का उत्पादन हुआ, खरीद हुई, गेहूं की बात कर रहा हूं, 5 साल में, उसी अवधि में खरीद सिर्फ 0.2 लाख टन, 1% से भी कम। अब आते हैं बिहार। बिहार में 54 लाख टन का उत्पादन हुआ, खरीद 0.1 लाख टन, 1% से भी कम। महाराष्ट्र 15 लाख टन का उत्पादन हुआ, खरीद न के बराबर। अब सोचिए, ये वो राज्य हैं, यूपी सिर्फ 10% खरीद हुई, बिहार 1% से कम, गुजरात 1% से कम, महाराष्ट्र न के बराबर, राजस्थान 14%। तो जब यूपी के किसानों को एमएसपी की अहमियत नहीं पता, एमएसपी पर 90% किसानों का गेहूं बिका ही नहीं, तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों अपने उस अधिकार के को पर किसी तरह का खतरा देखते हुए, या उनको जो सहूलियत मिली हुई है उस पर किसी तरह का खतरा देखते हुए वो ज़्यादा आंदोलित है। ये उनको भी समझना चाहिए जो ये सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि फिर यूपी में 10% फसल क्यों खरीदी जाती है? सरकार तो वहाँ बीजेपी की है, और आज जब कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो इनको एमएसपी का कितना फ़ायदा मिल रहा है बिहार और यूपी के किसानों का, जहाँ बिहार में सिर्फ 1% से भी कम गेहूँ की खरीद हुई। अब आते हैं बाकी फसल पर। ये तो आपका गेहूं का आंकड़ा है। अब आते हैं चावल पर, धान पर। धान का आंकड़ा ये है, और ये आंकड़े मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बता रहा हूं, उसके अलावा कुछ और जानकारी जो इधर उधर से मैंने रिसर्च से बीच बीच में मैं जिसका इस्तेमाल करता हूं। अब आते हैं धान पर। धान का क्या है कि 2014-15 से 2019-20 के बीच पंजाब में करीब 121 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसका 86% हिस्सा एमएसपी पर सरकारी खरीद में धान बिक गया। 86%, कुल पैदावार का 86% धान एमएसपी पर बिका पंजाब के किसानों का। तो पंजाब के किसान, अगर उनको लगा या उनको ये सहूलियत है कि 86% उनका धान 5 सालों में एमएसपी पर, जिसकी कीमत सरकार तय करती है, उस पर बिका, तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं। जो दूसरे राज्यों का क्या हाल है, अब फिर आंकड़ों के संदर्भ में समझिए। इसी अवधि में हरियाणा में 44 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसका 78% हिस्सा एमएसपी पर प्रोक्योर हो गया। 78% हरियाणा में भी। फिर से रिपीट सुन लीजिए आंकड़े। पंजाब में 86%,
प्रोक्योर हो गया सरकारी खरीद एमएसपी पर एपीएमसी मंडियों में। हरियाणा में 78% सरकारी खरीद एमएसपी पर एपीएमसी मंडियों में, धान की बात कर रहा हूं। लेकिन अब बाकी राज्यों पर आइए। 15 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसी अवधि में औसतन 30 लाख टन से ज्यादा धान का उत्पादन किया। अगर प्रोक्योरमेंट के आंकड़े देखें तो कुल प्रोडक्शन का 73% तेलंगाना से, 61% छत्तीसगढ़ से, 55% आंध्र प्रदेश से और 51% उड़ीसा से धान खरीदा गया। ये मैं एमएसपी के तहत एमएसपी पर सरकारी खरीद की बात कर रहा हूं। मतलब 15 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां से किसानों की 50% फसल, 50% धान एमएसपी पर जहां के किसानों का बिका। अब समझिए 50% जो बाकी किसान हैं उनका धान जो कीमत निर्धारित है 1868, उससे 1200 में, 1100 में, 1300 में जिसको जैसी कीमत मिली होगी जहां, उस कीमत पर वो बेचा, यानी 400, 500, 600 कम में। तो सरकार जब कहती है कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, और ये बार बार कहा जाता है, तो इस भ्रम में मत रहिए कि एमएसपी मिलती है, मिलती रहेगी और मिलती थी। नहीं, जारी है और मिलती है में दोनों में फर्क है। जारी है सरकारी खरीद पर जो एपीएमसी मंडियों में होती है या सरकार जैसे भी खरीदती है पीडीएस के लिए, लेकिन जहां फसल किसान अपने तय बेचते हैं, जहां सरकारी मंडियों या सरकारी खरीद का जो सुरक्षा कवच है उससे किसान बाहर होते हैं, तो उनकी फसल 20-30%, 25%, 30% कम में बिकती है। खैर, तो ये आंकड़े हैं जो दूसरे राज्यों के। अब इसी में देखिए, सबसे बड़ा राज्य है यूपी। अब धान के पैदावार के हिसाब से देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यूपी के किसान इतने आंदोलित क्यों नहीं है, पश्चिमी यूपी के थोड़े हैं तो पूर्वी यूपी के क्यों नहीं हैं। तो इसको समझिए आप कि यूपी के किसानों को क्या मिलता है और पंजाब के किसानों को क्या मिलता है। सबसे बड़ा धान का पैदावार वाला सूबा है यूपी। अगर इसी अवधि में 2014-15 से 19-20 तक देखेंगे तो 138 लाख टन धान की पैदावार हुई यूपी में। सबसे अधिक धान पैदा हुआ यूपी में, जिसमें से एमएसपी पर 28 लाख टन धान खरीदा गया यूपी से। करीब करीब 20% धान बिका एमएसपी पर यूपी के किसानों का। बंगाल दूसरा बड़ा धान उत्पादक सूबा है। 155 लाख टन बंगाल में धान की पैदावार हुई इसी 5 साल की अवधि में। 18 लाख टन यानी सिर्फ 11.9% फसल उनकी एमएसपी पर बिकी, जो सरकारी खरीद पर हुई या जो सरकार ने कीमत तय की है उस पर। बाकी फसल करीब करीब 89% बंगाल में किसानों ने अपने तय बेचा होगा, और अपने तय जब किसान बेचते हैं तो यकीनन 10%, 20%, 30% कम में उनकी फसल बिकती है। अब उसके बाद आते हैं बिहार। बिहार में बहुत लोग कहते हैं क्यों नहीं आंदोलन है। अब बिहार में अगर है तो बहुत कम लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, मुट्ठी भर किसान क्यों हैं। हालांकि यूपी के किसान जो बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर, जो किसान 22 किलोमीटर तक लंबी कतार में सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं 85 दिनों से, और 12 किलोमीटर लंबी कतार में बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, माफ़ करें टिकरी पर 25-22 किलोमीटर लंबी कतार में, उन किसानों को, हज़ारों किसानों को मुट्ठी भर किसान कहने वाले लोग सरकारी तंत्र में हैं, सरकार में है, सरकार के समर्थक हैं। लाखों किसान जब आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें मुट्ठी भर किसान कहने वाले लोग भी ये आंकड़े समझें। और आप भी जो घर में बैठे आपको लगता है ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये मोदी जी की बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी बार बार गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, तो मोदी जी पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। तो जरा सुनिए, बिहार में उत्पादन हुआ धान का 70 लाख टन उसी अवधि में, 5 साल की अवधि में। ये एमएसपी पर बिका, प्रोक्योरमेंट सरकारी जो खरीद हुई, प्रोक्योरमेंट हुआ सिर्फ 12 लाख टन, यानी 17.2% धान बिहार में बिका एमएसपी पर। तो लगभग जो बाकी किसान हैं 82% किसान, उनको एमएसपी का अंदाजा ही नहीं है कि उनके लिए एमएसपी का कोई मायने ही नहीं है। वो अपनी कीमत जिन्हें जितनी मिली होगी उस पर बिकी। झारखंड 34 लाख टन धान की फसल हुई, बिका सिर्फ 2 लाख टन, 4.5%। कर्नाटक 32 लाख टन, खरीद ना के बराबर, सरकारी खरीद की बात कर रहा हूँ, और मैं बिका बोल रहा हूँ तो मैं सरकारी खरीद पर बिकने की बात कर रहा हूँ। असम 51 लाख टन, खरीद 1 लाख टन,
अब इससे अंदाजा लगाइए कि जिन राज्यों में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है उन किसानों को एमएसपी के फायदे ही नहीं पता हैं, इसलिए वो किसान समझ नहीं रहे। इसलिए जब प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं कि हम छोटे किसानों की चिंता कर रहे हैं, हम छोटे और बड़े किसानों को बांटकर, प्रधानमंत्री कहते हैं 12 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन बहुत कम है, 68% ऐसे किसान हैं जिन्हें ज़मीन 2 हेक्टेयर से नीचे है, तो हम उन किसानों की चिंता में ये कानून बना रहे हैं और बनाना चाहिए कि नहीं? तो किसी को भी लगेगा बनाना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि इन किसानों को एमएसपी का फ़ायदा मिल रहा है क्या? बिहार में एपीएमसी मंडियां ख़त्म कर दी गई 2006 में, यानी आज से 14 साल पहले। पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान या किसान नेता पूछते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि हम प्राइवेट इसलिए मंडियां बनाना चाहते हैं या व्यवस्था इसलिए करना चाहते हैं या रिफॉर्म इसलिए करना चाहते हैं ताकि मंडियों में प्रतियोगिता हो, एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में जो किसान जैसे भी चाहे वो अपनी मंडी भी खोल सकता है और उससे इन किसानों को बेहतर फसल मिले। तो सवाल पंजाब और हरियाणा के किसान नेता पूछते हैं कि फिर बिहार में क्या हुआ? 14 सालों में बिहार के किसानों की स्थिति बेहतर क्यों नहीं हुई? और क्यों बिहार में ऐसा है कि उनकी फसलें, बिहार के किसानों की 17% धान बिका? और गेहूं की बात करें तो बिहार में, दिलचस्प बात बताऊं, कि 54 लाख टन बिहार के किसानों ने गेहूं पैदा किया 5 साल में। 0.1% उनकी फसल सरकारी खरीद, उनके फसल की सरकारी खरीद। ये हालत अगर बिहार में है तो बिहार के किसानों को एमएसपी का क्या पता? और उसी बिहार में जहां बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, 2005 से अब 2021 होने जा रहा है, बीच के 2.5-3 साल निकाल दे जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, लेकिन ऐसे जोड़े तो लगभग 13 साल, 12-13 साल से एनडीए की सरकार है। और बिहार में जो किसान गेहूं पैदा करते हैं, 5 साल में उनकी 0.1% फसल एमएसपी पर खरीदी गई। और धान का आंकड़ा मैं आपको दे चुका। अब इससे अंदाजा लगाइए कि जब सरकारें कहती है एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, और उसका ज़मीनी हकीकत ये है, तो किसानों का आक्रोश क्या गैर वाजिब है? अब आइए एमएसपी को समझिए। एमएसपी को लेकर हर साल सरकार, साल में 2 बार सरकार एमएसपी जारी करती है, जो उसकी कीमत है नए सिरे से निर्धारित होती है। और एक आंकड़ा मैं देख रहा था इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में, पिछले साल सितंबर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में, इंडिया टुडे के रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि 10 साल में सबसे कम बढ़ोतरी अगर एमएसपी पर हुई है तो मोदी सरकार में हुई है। 10 साल में वो सरकार जो चिंता करती है, उस सरकार के मुखिया जो ऐलान कर चुके 4 साल पहले कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, 2022 में सिर्फ 1 साल बाकी है। तो हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और, बताने के और, करने के और क्या फ़र्क है उसको समझिए। बीते साल गेहूं पर, यह इंडिया टुडे के आंकड़े के मुताबिक है और आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, इसलिए इसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। गेहूं पर 2.6% बढ़ोतरी हुई एमएसपी, धान पर 2.9%। 2013 में सरकार ने, अब इसको समझिए, ये पिछले साल की बढ़ोतरी का जिक्र है। 2013 में यूपीए सरकार ने धान की एमएसपी, धान की कीमत एमएसपी बढ़ाई थी 170 रुपये, यानी 16%, जो 11 सालों में अधिकतम है। लेकिन 2014 में चुनाव था और 2019 में एनडीए सरकार ने 13% बढ़ाई और दोनों चुनावी साल थे। तो जब चुनाव का वक्त था तो यूपीए सरकार ने भी 16% बढ़ा दी एमएसपी धान पर। चुनाव का साल था तो एनडीए सरकार ने भी बढ़ा दी 13%। लेकिन उसके पहले और उसके बाद और अभी बीते साल तो सबसे न्यूनतम है, 11 सालों में सबसे कम एमएसपी बढ़ी है पिछले साल। इस वक्त जब आप कृषि कानूनों को लागू कर रहे हैं, इस वक्त जब देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस वक्त जब आप बार बार कहते हैं संसद से लेकर बाहर तक, मन की बात तक में एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो एमएसपी में क्या बढ़ोतरी है ये देखिए। अब उसके बाद देखें, बीते साल जो मैंने आंकड़े बताए उसी में अगर नंबर पर आते हैं तो बीते साल गेहूं पर एमएसपी सिर्फ 50 रुपये यानी 2.6% बढ़ी, अभी 1975 का रेट है। 2011 के बाद से न्यूनतम है जो मैंने आपको बताया। और 22 फसलों पर ये सीपी के सुझाव पर केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी की घोषणा होती है। और धान पर सरकार ने सिर्फ 20 रुपये
कुछ, हाँ ये हुआ था 2011 में भी, सबसे कम एक बार 2011 में बढ़ा था और 2011 के बाद अभी 2019 में बढ़ा है। 2011 में भी न्यूनतम बढ़त हुई थी जब सरकार ने सिर्फ 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8% बढ़ाया था। वैसी स्थिति अभी सरकार ने 2019 में किया, चुनावी साल में बढ़े जिनका जिक्र किया। तो अब ऐसे अगर एमएसपी है और किसान जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता है सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, और उसके बाद उसकी फसल की वो वाजिब कीमत नहीं मिलती है और सरकार की तरफ से सदन में, सड़क पर, रैलियों में हर जगह कहते हैं एमएसपी जारी है, जारी थी, और जब आप कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जारी की, उसमें भी लोचा है। उसमें भी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, सिफारिश थी, A2 + 50% जारी किया सरकार ने, C2 + 50% की सिफारिश थी और किसान वो मांग कर रहे हैं और दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अब इस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये है, मकसद आज के वीडियो का ये है कि आप समझिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं ज़्यादा। अब धीरे धीरे इस आंदोलन का विस्तार बाकी जगहों पे हो रहा है। यूपी में लगातार महापंचायतें हो रही है, महाराष्ट्र के किसान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आंदोलित हैं, राजस्थान के किसान आंदोलित हो रहे हैं, बिहार के कुछ हिस्सों में किसानों के आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हुई है, पश्चिमी यूपी में तो है ही, केरला से कुछ किसान आए हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि पंजाब के किसान बहुतायत हैं, हरियाणा के किसान भी हैं, क्योंकि फ़र्क है कि पंजाब और हरियाणा के किसान, अगर जो कुल गेहूं और चावल बिकता है देश में, जो खरीद होती है एमएसपी पर, उसका सबसे अधिक उन्हें उनकी फसल अगर खरीदी जाती है कि 59% एमएसपी पर उनका अगर गेहूं खरीदा जाता है, और ऐसे ही एमएसपी पर अगर उनका धान खरीदा जाता है, जिसके आंकड़े मैंने शुरू में आपको दिए, 86% पंजाब का, हरियाणा का बताया, तो उनको एमएसपी के फायदे पता है और उनको एमएसपी की गारंटी न मिलने के खतरे पता है। उनको प्राइवेट मंडी के आने से जो चुनौतियां होगी, उन चुनौतियों की आशंका भी उनको ज़्यादा दिखती है। अब सरकार अगर बार बार कहती है एमएसपी जारी है, जारी थी, किसान नेता बार बार कहते हैं कि इसको कानूनी कानूनी प्रावधान के तहत इसको दो, कानूनी गारंटी दो। सरकार कहती है हम लिखित आश्वासन देंगे, लेकिन लिखित आश्वासन और एमएसपी हर साल जारी होने के बाद एमएसपी का क्या हश्र है। और शांता कुमार की रिपोर्ट है कि कुल 6% फसल, क्योंकि 22 फसलों पर एमएसपी जारी होती है, कुल 6% फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। तो ये पता है कि एमएसपी का वादा, एमएसपी देने का दावा और ज़मीनी हकीकत में क्या फ़र्क है, और यही किसान बार बार मांग कर, किसान नेता कह रहे हैं कि अगर सरकार कहती है एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो इसकी कानूनी गारंटी वाला कानून क्यों नहीं बनाती। वो इसलिए, और उनकी मांग ये भी है कि सिर्फ इतना कानून हो कि प्राइवेट मंडी में भी किसानों की फसल खरीदी जाए तो एमएसपी से कम में ना खरीदी जाए, जो एमएसपी से कम में खरीदेगा उसे जुर्माना लगेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि किसानों को लगता है प्राइवेट मंडियों के आने के बाद से ऐसी स्थिति बनेगी कि साल 2 साल तो प्राइवेट मंडियां बेहतर कीमत देंगी, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स फ्री मंडी होगी। 2 साल 3 साल के बाद उनकी स्थिति बार्गेनिंग की नहीं रहेगी, या प्राइवेट मंडियां जो कॉरपोरेट बड़े घराने होंगे वो इस तरह से ऐसा माहौल बनेगा या उनका इतना दबाव होगा कि किसानों को कम कीमत पर फसल उन्हें बेचनी पड़ेगी। तो यही तो किसान कह रहे हैं कि कानूनी गारंटी दो एमएसपी की, कि चाहे सरकार खरीदे, जिसके लिए गारंटी है कि सरकार एमएसपी पर खरीदती है, प्राइवेट प्लेयर प्राइवेट मंडियों में भी खरीद एमएसपी से कम पर न हो, इसके लिए कानूनी प्रावधान हो। और दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्रियों की एक समिति के अध्यक्ष के तौर पर, कि एमएसपी को कानूनी प्रावधान एमएसपी का होना चाहिए, कानूनी जामा एमएसपी के कायदे को पहनाना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी 2011 में एमएसपी की कानूनी गारंटी के पक्षधर थे, वही नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, तो मौखिक जुबानी जमा खर्च में बार बार जरूर बोल रहे हैं जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी कैसे जारी है, कितने किसानों को एमएसपी मिल रहा है, और कितने किसानों को अपनी फसल कम कीमत पर 20-25% कम पर बेचनी पड़ रही है। और ये तो गेहूं और धान की बात है, बाकी जो 20 फसलें हैं उनका तो और बुरा हाल है। तो इससे किसानों के डर को आप समझ सकते हैं। एक आंकड़ा और मैं बता दूं कि 6 साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो एमएसपी पर कुल खरीद 300 लाख टन यानी 3 करोड़ टन गेहूं की खरीद हुई, जो देश में कुल गेहूं के उत्पादन का करीब 30% है।
1/3 गेहूं की खरीद हुई, जो कुल उत्पादन है, एमएसपी पर खरीद की बात कर रहा हूं। और इस 30% का कुल 64% पंजाब और हरियाणा से खरीदा गया। ये फिर आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी पर वहां एपीएमसी मंडियों की ऐसी स्थिति है और इतना फसल उत्पादन उस तरह से सिलसिलेवार ढंग से फूड चेन ऐसा बना हुआ है कि इसका उनको फायदा मिलता है और इसीलिए वो सबसे अधिक आंदोलित है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या नया कानून उन्हें एमएसपी से दूर करेगा, वो खतरा बढ़ाएगा, या नया कानून या ऐसे कोई भी रिफॉर्म इसलिए होने चाहिए कि यूपी और बिहार और दूसरे राज्यों में एमएसपी से कम में फसल किसानों को बेचनी पड़ती है, 10-20% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, उन्हें कैसे बेहतर कीमत मिले, ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए? या ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए कि जैसे यूपी बिहार में बुरा हाल है वैसा ही हाल पंजाब हरियाणा में हो जाए? इसको कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो भी बुरा हो जाए, ये भी बुरा हो जाए। सरकार ये बताने में, किसानों को समझाने में, कन्विंस करने में नाकाम है कि नए कृषि कानूनों से कैसे उन्हें 1975 में गेहूं की कीमत 1975 मिलेगा, 1868 या 1888, अभी अचानक भूल रहा हूँ, 1888 है शायद, कैसे उन्हें धान की कीमत मिलेगी। ये जिम्मेदारी सरकार की है। जुबानी ये कह देना कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, 1 साल बच गए हैं, 4 साल बीत गए हैं, क्या दुगनी हुई आप देख पा रहे हैं? और उसके बाद इस तरह की बात करना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा बोलने में, करने में और रिफॉर्म के बहुत प्रणेता के तौर पर खुद को स्थापित करने में वो अलग बात है, और ज़मीन पर एमएसपी न मिलने की वजह से किसानों को कम कीमत पर फसल बेचकर और उनकी जो बदहाली है वो अलग बात है। और यही वजह है कि किसान इस देश में हर साल हजारों की तादाद में किसानों की खुदकुशियां होती हैं, वो सिलसिला थम नहीं रहा। और बहुत सारे ऐसे आर्थिक जो पक्षकार हैं, किसानों के पक्ष में जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ, उन लोगों ने कहना भी शुरू किया था 2 साल पहले, 1 साल पहले कि एमएसपी को ख़त्म करना चाहिए और सरकार को इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे रिफॉर्म करना चाहिए जिससे सरकार पर बोझ ना हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या ऐसा रिफॉर्म कि सरकार अपना पल्ला झाड़े और उसके बाद किसान प्राइवेट कंपनियों से डील करने की हैसियत किसानों की होगी नहीं? और उसके बाद एमएसपी का अभी क्या हाल है आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद किसान क्या करें? ये सवाल किसानों के सामने, इसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। फिलहाल मेरा मकसद आज इन आंकड़ों तक सीमित था। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मैं आमतौर पर अपील नहीं करता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लेकिन आज फिर मैं बहुत दिनों बाद ये कह रहा हूँ, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। बीते कुछ महीनों में बहुत लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। लेकिन फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। नमस्कार।